क्वेश्चन नंबर 2 में spin only magnetic moment of Cr3 plus in aqueous solution would be, तो Cr3 plus में 4s1 3d सॉरी 4s1 3d5 है, 4s1 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन, 4s1 3d5 दे रखा, 4s1 3d5 में से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटा चुके, 4s1 में से और 3d में से भी 2 इलेक्ट्रॉन हटा चुके हैं। सो ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन हट गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हट गया तो 3d3 ही दिख रहा है आपको। 3d3 का मतलब रूट अंडर 15 टाइप का कुछ होना चाहिए, शायद से सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए प्रोबब्ली। सर शायद आंसर ऑप्शन 3 है। 8 रूट 8 क्यों होगा भाई? Cr3 का सॉल्यूशन वुड बी 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन हटा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रूट अंडर 15 होना चाहिए। और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कोई डाउट? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 14 क्या 14, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन dxy ऑर्बिटल। क्या दिक्कत है? बनने लगने वाला है। dxy में शेप देख लो आप, अगर आप शेप देखेंगे तो dxy वाला पार्ट इस टाइप से है, 2 नोडल प्लेन निकल के आएगा, एक ये पार्ट, इसके अलॉन्ग जो प्लेन आएगा yz और एक xz, ये 2 प्लेन निकल के आएगा। नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2। समझे? मतलब वैसे आप नोडल प्लेन का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नोडल प्लेन का फॉर्मूला आता है L, तो L के हिसाब से भी 2 ही आना है, बट ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से हम तो हमेशा डायग्राम से निकालना प्रेफर करते हैं, मतलब रेडियल नोड आप फॉर्मूला से निकाल लो, लेकिन एंगुलर नोड तो सीधा डायग्राम से निकाला करो, देख के पता चल जाना चाहिए। और कोई डाउट? सर मतलब एक्सिस के अबाउट डिवाइड कर देंगे? हाँ हाँ, मतलब जैसे अपना 2 एक्सिस है, इसके सेंटर से अगर ये चीज अलाइंड है बिल्कुल, तो इसका मतलब अगर हम लोग एक प्लेन ऐसा रख लेते हैं, क्या बोला जाए यार, एक ऐसा प्लेन हो जाए इस टाइप से, तो इस प्लेन में, और ये इस लाइन के अलॉन्ग गुजर रहा है, मतलब उस एक्सिस के अलॉन्ग गुजर रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन है, इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है ना, उधर इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 तक में कोई डाउट है? पहले 10 तक का डाउट पूछ लो। सर नोड्स और एंटी नोड्स का क्या सिग्निफिकेंस एक बार बता दीजिए ना। एंटी नोड कहाँ से सुन ली तुम? नोड तो हम सुने हैं, एंटी नोड तो हम कभी नहीं सुना है। रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ये सब भी। हाँ, रेडियल नोड और एंगुलर नोड सुने हैं, बट एंटी नोड तो हम कभी नहीं सुना है। सर कल ही सुने थे आपके मुंह से। एंटी नोड? हाँ। बे, एंटी नोड हमको बोले भाई, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड बोला होगा, नोडल प्लेन बोला होगा, नोडल सरफेस बोला होगा, एंटी नोड हम ही नहीं सुने हैं कभी। सुने हैं लेकिन आपके सिलेबस का चीज नहीं है, इसलिए हम नहीं सुने, हम उतना ही सुने जितना सिलेबस का चीज है। चलो, तो नोड बेसिकली होता कुछ नहीं है, जैसे वैसा पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में, जैसे मान लो ऑर्बिटल का शेप निकालना है, कोई ऑर्बिटल का शेप निकालना है, तो ऑर्बिटल का शेप कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसी डिफाइन करना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो रैंडम जगह पे मूव कर रहा है, तो एक तो साई इक्वल टू 0, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा बहुत सा, इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव भी। तो साई इक्वल टू 0 एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा है, जहाँ कम है वहाँ कम है, और कहीं पे 0 भी आ सकता है। जहाँ जहाँ 0 आएगा वहाँ वहाँ पे हम लोग रूट्स की बात कर रहे होते हैं इस इक्वेशन का। बेसिकली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अगर इक्वेशन है तो उसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा, जो रूट्स एग्जिस्ट करेगा वही हम लोग को लोकेशन और बाकी और भी चीज़ें देता है। बेसिकली जो n l m है वही चीज़ें वैल्यू देता है। सो बेसिकली जो भी इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, उसको हम लोग जब साई इक्वल टू 0, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है, अगर उन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पे यहाँ से हम लोग n l और m निकाल सकते हैं।
तो बेसिकली साई इक्वल टू 0 है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा होगा या पार्टिकुलर पोजीशन कि भाई जिस टाइम पे x इज इक्वल टू 0 है इस लोकेशन पे y का क्या वैल्यू होगा, ये इस टाइप का वैल्यू साई में है। सिंपल इक्वेशन है, जैसे y इज इक्वल टू 2x है तो जब x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 है, x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा। तो साई तो लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है या कुछ भी, जो कुछ भी। सो बेसिकली अगर हम लोग साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं किया जा सकता है, फिर उन सब पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं किया जा सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल रहे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक तरीके से। सो हम लोग एक्चुअल में ये वर्ड यूज नहीं करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोग जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे दे रहे हैं। ऑर्बिट का कंसेप्ट इज ओके, वो इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स पाथ में मूव कर रहा है। ऑर्बिटल में कोई फिक्स पाथ वाला कंसेप्ट है ही नहीं, बस ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो जहां मैक्सिमम वहां मिनिमम भी हो सकता है और मिनिमम 0 निकल के आएगा, तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा एक सिचुएशन निकल सकता है। जो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करते हैं उसमें दो तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, एक रेडियल फॉर्म में और दूसरा एंगुलर फॉर्म में। मतलब अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत भी रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें इस तरह का सिस्टम आता है कि हम लोग का जो रेडियस वो r है, इसके साथ साथ एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल फाई, हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z इस टर्म में रखा करते हैं, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेडियस थीटा और फाई के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो 1,1,1 को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो अपना जो रेडियस होगा दिस मस्ट इक्वल टू √3, एंगल वाले पार्ट को हम लोग 45 डिग्री एंड 45 डिग्री पे डाल सकते हैं, तो ऐसा वैल्यू निकल के आएगा। अगर इसको सोचना है तो इस तरीके से सोच सकते हैं। मान लो हम लोगों ने √3 रेडियस लिया, तो √3 का मतलब जो 1 यूनिट यहाँ था इससे काम नहीं चलेगा, √3 थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं। तो √3 पे एक हम लोगों ने डंडा डाला, फिर इसको बोल रहे हैं कि एक डायरेक्शन में 45 डिग्री से अलाइन करो। तो पहले चलो इसी एंगल पे, या ये जो प्लेन है इसी एंगल में हम लोग 45 डिग्री से इसको ऊपर उठा लेते हैं। जैसे इसको 45 डिग्री से ऊपर उठाएंगे तो मतलब बिल्कुल सेंटर पोजीशन में कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, थोड़ा लंबा लाइन हो गया, इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगा। फिर उसको बोल रहे हैं कि इस एक्सिस में, जैसे एक तो एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं इसको इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 45 डिग्री जब हम लोग इसको फ्लिप करेंगे तो फिर बीच में कहीं पे क्यूब टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है वैसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। बेसिकली ये पॉइंट निकल के आएगा, एक क्यूब में समझना इसको आसान रहता है इसीलिए मैं इसे डायग्राम बना रहा है। तो ये पॉइंट निकल के आएगा, रेडियस वाला पार्ट अलाइन होगा। तो 1,1,1 बोलो या उसको r थीटा फाई से रिप्रेजेंट करो। तो जो हम लोग का श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आजू बाजू घुमा रहे हैं स्फेरिकल शेप में, डम्बल शेप में, तो यहाँ पर रेडियस के टर्म में या रेडियल फंक्शन या क्या बोल सकते हो उसको, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में रिप्रेजेंटेशन आसान है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो साई वाला पार्ट है जिसको हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में रख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग साई में रेडियस, एक रेडियस का पार्ट हो गया और दूसरा जो एंगल का पार्ट हो गया, एक थीटा एंड दूसरा फाई, इस टर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। सो जो हम लोग r थीटा और फाई लेके चल रहे हैं, इस थीटा और फाई में जो एंगल्स वाले पार्ट है दिस विल बी कॉल्ड एज एंगुलर फंक्शन, और ये जो r वाला पार्ट दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियल फंक्शन। तो जो हम लोग का श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको हम लोग रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो रेडियल फंक्शन है वो जहां जहां पे 0 होगा ये भी एक पार्ट आएगा, और एंगुलर फंक्शन जहां जहां पे 0 होगा ये भी एक पार्ट आ सकता है। तो दोनों इक्वेशन को मिला के जो नेट इक्वेशन है वो जहां जहां पे 0 होगा उसको हम लोग वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 मानते हैं। अब हम बोलेंगे इतना मतलब डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में मत जाओ, इस चीज का ज्यादा कोई सेंस नहीं है। दरअसल बस ये याद रखो, रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल सरफेस जिसमें नोड की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस से अगर आप s ऑर्बिटल का शेप बनाना शुरू करेंगे 1s ऑर्बिटल का, तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे जैसे हम लोग दूर जाना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 0 है, फिर उसके बाद वापस से एक छोटा सा गैप क्रिएट होगा, एक मिनट इसको अलग पेन से बना लेते हैं, एक छोटा सा गैप रहेगा और उस गैप के बाद फिर से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट थोड़ा बढ़ना शुरू होगा,
बढ़ते 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 फिर उसके बाद वापस से हो सकता है इलेक्ट्रॉन का गैप कम होना शुरू हो जाए। सो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस रेड वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सिस्टम और ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सिस्टम के बीच में एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस रख सकते हैं। ये 1s है अंदर वाला पार्ट और ये जो बाहर वाला पार्ट है 2s है, तो उसके बीच में एक सिस्टम हम लोग डाल सकते हैं जहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इसलिए उसको हम लोग रेडियल नोड बोलते हैं। बट एनीवे मतलब बस इसको इस डायग्राम की सेंस में ज़्यादा मत समझो, इस टाइप से बस याद रख लो कि रेडियल नोड का वैल्यू टोटल n माइनस l माइनस 1 के बराबर है और एंगुलर नोड जो है दैट एंगुलर नोड इज इक्वल टू l। ऑल्दो एंगुलर नोड को हम लोग नोडल प्लेन भी बोला करते हैं। तो जब भी कोई एक मॉलिक्यूल देगा, मतलब ऑर्बिटल नहीं दिया, मान लो एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछ लिया, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप कमेंट कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का नोडल प्लेन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे लास्ट क्लास में बेंजीन बताया था, चलो बेंजीन की जगह पे इथीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं C2H4। तो C2H4 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो प्लानर होता है और प्लानर वाले पार्ट में भी हम लोग इसको एक रेक्टेंगल के जैसे पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल के पोजीशन पे जब हम लोग C2H4 को प्लेस कर रहे हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और प्लेन के नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि इसके खुद के प्लेन में, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड वाला प्लेन है, इसके खुद के प्लेन में इलेक्ट्रॉन हम लोग को पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन इस मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन बन जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं। बाकी मतलब ऐसे नोड्स और भी तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही नोड्स होता है। अब जैसे मान लो डी ऑर्बिटल में dz स्क्वायर है, तो dz स्क्वायर में तो हम लोग किसी भी तरीके का ऐसा प्लेन नहीं बना सकते नॉर्मली जो कि क्या बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ना मिले, मतलब ऐसे प्लेनर सरफेस या रेडियल सरफेस नहीं बना सकते। बट एक चीज बना सकते हैं, अगर हम लोग कोन रख दें यहाँ पे जो न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहा हो, ऐसा कोनिकल सरफेस, ऊपर भी एक कोन रख दो और नीचे भी एक कोन रख दो, तो इस कोन वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये इस तरह का भी सरफेस होता है जो लास्ट क्लास में हाइब्रिड ऑर्बिटल में बताया था। बट ये सब थोड़ा सा थोड़ा सा भारी चीज है। ये सब मतलब मेंस में पूछेगा नहीं, मेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, ये सब चीजें नहीं पूछेगा। मेंस में सीधा फॉर्मूला से ओरिएंटेड सवाल पूछेगा। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 10 तक? कौन सा? 2 में तो डिस्कशन हो गया, ये सेकंड आंसर होना चाहिए, रूट अंडर 15। अच्छा ओके ठीक है। 10 तक में और कोई डाउट? 20 तक में कोई डाउट? 18 एयर सर्विस ऑन विविध भारती। किसी को पता है विविध भारती? पुराने जमाने में एक चैनल आता था, एयर सर्विस ऑन ऑल इंडिया रेडियो सर्विस। वो एयर सर्विस नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज। उसमें पुराने जमाने में अभी भी चलता है कहीं कहीं पे। विविध भारती इज ट्रांसमिटेड ऑन 219 मीटर बैंड। ठीक है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज? क्या बात कर रहा है, इसमें काहे का तकलीफ है बे? सर बैंड मतलब नहीं पता। वेवलेंथ शायद बोल रहे हैं इसमें। बैंड मतलब वेवलेंथ होता है। हाँ वैसे हम भी ये वर्ड सुने नहीं है, बट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सुने होंगे फिजिक्स में अभी रिसेंटली, ये फिजिक्स में आता होगा टर्म। अगर यहाँ नहीं सुने तो वहाँ तो EM वेव्स जो चैप्टर है उसमें ही सीखना होता है। बाकी हमको तो ट्रांसमिटेड ऑन 219 मीटर बैंड एक वेवलेंथ के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ मतलब हमको इसमें जैसे अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है, फ्रीक्वेंसी पूछा तो वेवलेंथ के अलावा हमको कुछ नहीं दिख नहीं रहा। मान लो चलो हमको नहीं पता, जैसे ये हम आप लोगों को बहुत बार बोले हैं कि बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता होती है क्वेश्चन में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप ये सोच के काम करो कि हमको ये नहीं पता है लेकिन इस चैप्टर का है, तो यही होगा ना भाई। केमिस्ट्री में बैंड का और क्या मतलब है, और तो कोई बैंड हम लोग सुनते नहीं कहीं भी अभी तक। तो फिजिक्स में चलो बैंड सुना भी होगा, बट फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ ही हो सकता है। ट्रांसमिशन बोल भी रहा है, तो शायद ऐसा होगा कि एक ये जो पार्ट है इस टाइप का, इसको एक बैंड बोलते होंगे शायद में भी। हमको नहीं पता है, हम बस लॉजिकली बोल रहे हैं। तो चलो ठीक है,
हम एक गेस मारे कि चलो वेवलेंथ होता होगा, और हम लोग को पता है कि क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो इसे ट्राई करके देखेंगे मैथमेटिकली कि अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आंसर मैच कर रहा होगा इसका मतलब ठीक है, तो सोच रहे होंगे सही होगा। कुछ तो आपको डिसीजन मेकिंग का सवाल है। चलो एक छोटा सा आप लोगों को सिचुएशन बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 2015 की बात है, 2014, 15, 16, 17, 18, इनफैक्ट 19 या 20 तक, ऑलमोस्ट 19-20 तक, 5-6 साल यूपीएससी का जो पीटी का जो एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और उस टाइम में मेरे भैया भी एग्जाम देते थे, और एक मेरा कॉलेज का फ्रेंड था वो भी एग्जाम देता था। तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड का हर बार पीटी में बहुत अच्छा नंबर आया, लाइक 200 में हमेशा 150, 156, 140 इस टाइप से स्कोर आया। और मेरे भैया का एक बार पीटी हुआ था, दूसरे बार हुआ था, लेकिन लाइक दूसरे बार जस्ट कट ऑफ पार हुआ, फिर उसके बाद कभी कट ऑफ ही नहीं पार हो पा रहा था। हर बार पेपर होता था, बोलता रहा पता नहीं क्या सवाल पूछ ले रहा है, कहाँ से कौन सा फैक्ट दे दिया समझ ही नहीं आ रहा। हम अपने दोस्त से बोले कि यार भैया ऐसा ऐसा बोल रहा है कि यार को पता नहीं कहाँ से फैक्ट दे रहा है, क्या डेटा उठा के दे रहा है, कभी आज तक सुने ही नहीं है, दिस है दैट है, तो तेरा नंबर कैसे आ रहा है। तो बड़ा बहुत खतरनाक टाइप का एक पर्सपेक्टिव रखा। बोला कि यार जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें रैंडम डेट, कुछ रैंडम टाइम का डेट दे दिया और बोला ये लड़ाई हुआ है। ना वो कभी लड़ाई का नाम सुने हैं, ना वो डेट कभी मेरे दिमाग में है। और यार हिस्ट्री के जितने बुक्स है उसको पढ़ लिया है 3-4-5 बार कम से कम हर साल में, मतलब हर बार को कम से कम 10 बार रीडिंग किया है। एक होता है कि हाँ याद नहीं आ रहा, सुना ही नहीं है, और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मान लो कि नहीं सुना है तो क्या करें ऐसे में, और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है कि चलो नहीं पता है कि ये डेट सही है कि गलत है, क्या ऐसा डेट आज तक सुने नहीं, एग्जाम सुने हैं, इसका मतलब टेस्ट कर रहा है कि आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, आप सामने वाले सिचुएशन को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। तो वो ये बोला कि हम ये मान लेते हैं कि सामने वाले इतना अजीब टाइप का डेटा दे रहा है, तो इसमें तो गलत नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो ये डेटा गलत नहीं दे रहा होगा। हम ये मान लेते हैं कि सामने वाले बता रहा है कि ऐसा कुछ लड़ाई हुआ था इतना तारीख को, तारीख में हमेशा डेट के साथ ईयर भी होता है, इस ईयर में इतने तारीख को लड़ाई हुआ। तो उससे उस टाइम का जो एरा है वो पता कर लिए, मध्यकालीन एरा, समकालीन एरा, पता नहीं कितना तरह का एरा हो तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन उस तरह का एरा पता कर लिया है। अब उस एरा के अलोंग क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उस सारी चीजों को हम जब कनेक्ट किए तो 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना था कि कौन सा सिचुएशन सबसे बेस्ट फिट करेगा। तो डिसीजन मेकिंग का सवाल है। तो सेम पेपर, सेम पढ़े हुए लोग, सेम चीजें पढ़ रहे हैं, सेम ऑलमोस्ट कोचिंग में जा रहे हैं, सेम ईयर्स ऑफ तैयारी है, पहले दूसरे बार दोनों लोग का पीटी क्लियर हुआ, बट जब पेपर थोड़ा सा घुमा घुमा के देना शुरू किया तो एक आदमी बोल रहा है कि पता नहीं क्या डेटा, हमको नहीं पता, और दूसरा बोल रहा है कि हमको नहीं पता ये क्या डेटा है लेकिन इसको सॉल्व तो करना है। ये डिफरेंस है। तो मतलब मेरा दोस्त आईआईटी से है और मेरे भैया एनआईटी से है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। हम ये नहीं बोल रहे कि एनआईटी वाले लोग स्मार्ट नहीं हो सकते, बट ये किसी भी सिचुएशन को सामने से परसीव करने का एक तरीका है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, आपको उसी से सोल्यूशन ढूंढना है, कैसे भी सोल्यूशन ढूंढो। नहीं है हमको भी नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या है, बट हमको पता है कि हमको इसी में सोल्यूशन ढूंढना है। अब उसी में से कुछ लोग स्मार्ट होंगे जो गूगल करके ला सकते हैं, एग्जाम में तो गूगल नहीं कर सकते, तो हम स्मार्ट नहीं है। हम बस विविध भारती सुने हैं, हमको पता है कि भाई वेव चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, रेडियो वेव, तो उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अलावा हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में होगा तो फिजिक्स ही है नहीं। तो हमको सोचना अगर हो तो हम, मेरे पास 2 ही चॉइस है कि बैंड वर्ड नहीं पता तो हम एक वेवलेंथ अप्लाई करके देखेंगे, फिर ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे, अगर वो मैच कर गया तो इसका मतलब मेरा जो डिसीजन मेकिंग वो सही है। ये चीज़ें करने के लिए सोचिए। जैसे एक बार मेंस में एक सवाल आया था, हम क्लास में डिस्कशन किया करते हैं, लाइन फ्रॉम द रेड एंड, लाइक ये लाइन फ्रॉम द रेड एंड, बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज होता है, उस बाल्मर सीरीज में सबसे जो छोटा वेवलेंथ होगा उसको रेड एंड बोलते हैं। क्वेश्चन सिंपली बस ये था, इनमें से कौन से ट्रांजिशन को हम लोग लाइन फ्रॉम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड या शायद सेकेंड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, इनमें से कौन से ट्रांजिशन को हम लोग सेकेंड लाइन फ्रॉम द रेड एंड बोलेंगे। मतलब लाइक बस सीधा ये पूछा था कि ट्रांजिशन का नंबर बताओ, लाइक तुमसे पूछ दिया कि भाई थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के ट्रांजिशन का नंबर बताओ, इससे सिंपल कोई सवाल कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट था लाइन फ्रॉम द रेड एंड, नया चीज है, अब ये नहीं पता रेड एंड क्या हो सकता है, तो भाई
लाइन फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम द रेडियंट। ट्रांजिशन वर्ड तो हम लोगों ने जिंदगी में केमिस्ट्री में एक ही जगह सुना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ट्रांजिशन मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। रेड एंड बोला मतलब कलर की बात कर रहे हैं, कलर मतलब विजिबल रेंज की बात कर रहे हैं, तो बाल्मर सीरीज के अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब बाल्मर सीरीज में जैसे एंड वर्ड है, एंड मतलब एक कॉर्नर या किनारा, तो दो ही किनारा है सीरीज में, अगर लेफ्ट होगा नहीं तो राइट होगा। एक सीरीज लिमिट है और एक दूसरा पार्ट है। सीरीज लिमिट तो इन्फिनिटी पे चला गया, वो अल्ट्रावायलेट होगा, दूसरा ऑप्शन बच गया शुरुआत का लाइंस, तो थर्ड लाइन फ्रॉम द रेडियंट मतलब बाल्मर सीरीज 3 से 2 है फर्स्ट लाइन, 4 से 2 होगा सेकंड लाइन, 5 से 2 हो गया थर्ड लाइन, आंसर आ गया। सो सिचुएशंस आपके सामने कैसा ही पटका जाएगा, आपको ये सोचना है कि मेरे पास उससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड है कि नहीं है। मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है, आपके नोट्स कॉपी में मान के चल रहे सारा इंफॉर्मेशन, उससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लाख इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होते हैं केमिस्ट्री में, लोगों ने एक पैटर्न बना दिया कि लाखों इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। जितना इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा रेदर देन की ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 18 के अलावा? 19 Question: Calculate the maximum and minimum number of electrons which may have magnetic quantum numbers m is equal to +1 and spin quantum number +1 in chrome. Calculate the maximum and minimum number of electrons, ठीक है, which may have magnetic quantum number m is equal to +1 and spin quantum number s is equal to +12 in chromium. So मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 कहाँ होगा? m का वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब l का वैल्यू कितना रहा होगा? 0 में तो m इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। चलो इसको लिस्ट वाइज हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर लेते हैं। l का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू 0 ही होगा। अगर l का वैल्यू 1 होगा तो फिर इस केस में -1 +1 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आ सकता है, ठीक है, मतलब p सब शेल में बात कर रहे हैं। d सब शेल में अगर जाएंगे तो l इक्वल टू 2 होगा और -2 होगा, ये काम का नहीं है, -1 ये काम का नहीं है, 0 अपने काम का नहीं है, +1 अपने काम का है, +2 भी अपने काम का नहीं है। सो 5 में से कोई एक ऑर्बिटल अपने काम का निकल के आएगा। f में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रोमियम में f ऑर्बिटल होता नहीं है। सो हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन 25 के हिसाब से 1:2 किसी का, जहां जहां s है उसको छोड़ते जा रहे हैं हम। 1:2 किसी काम का नहीं, 2:2 किसी काम का नहीं, 2p में 6 है, ये काम का हो सकता है क्योंकि हम लोग को p सब शेल में एक जगह +1 मिलेगा। फिर 3s2 किसी काम का नहीं, 3p में 6 हो सकता है काम का, 4s1 किसी काम का नहीं है, 3d5 भी काम का हो सकता है। सो इसमें ऐसा बोला है कि calculate the maximum and minimum number of electron which may have magnetic quantum number m is equal to +1। अब magnetic quantum number m is equal to +1 यहाँ आ सकता है 2p6 में, मतलब अपने पास 3 ऑर्बिटल है, इन 3 ऑर्बिटल्स में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली बात है दोनों जगह से बोल रहे हैं, दोनों केसेस में सेम ही पैटर्न रिपीट होगा। और 3d5 अगर लेके चल लेते हैं तो 3d5 वाले पार्ट में अपने पास 5 ऑर्बिटल है, पांचों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। खैर, सो अगर हम लोग ये सोचे 2p का और 3p का नंबर, तो 2p और 3p में कोई एक को हम लोग +1 बोल देते हैं और उसमें एक का स्पिन +12 होगा, दूसरे का स्पिन -12 होगा, तो 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा +1 m में और +12 स्पिन में, और 3p में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2p और 3p को मिला करके तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग d वाले पार्ट में। सो d में भी अपने पास कोई एक को हम लोग +1 बोल देते हैं और उसमें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना है, क्रोमियम चार्ज वाले में तो नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो रहना ही रहना है +1 स्पिन में। तो इसका मतलब अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो 3 हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना अपने पास कि जो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा +12 स्पिन में हो। स्पिन तो आप कैसे भी रख सकते हैं, +12 रखना है +12 रखो, -12 रखना है -12 रखो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी पुट किया जा सकता है। सो मैक्सिमम और मिनिमम शायद 3 और 2 निकल के आना चाहिए, कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन है ऐसा। क्या दिया इसका आंसर? फर्स्ट ईयर 3/2 यस 3 और 2। ये क्वेश्चन मतलब हम इसलिए एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में लोग नॉर्मली गलती करते हैं। क्वेश्चन भारी नहीं है,
क्वेश्चन को सिचुएशन में ब्रेक करना थोड़ा सा मतलब एक यूनिक सिचुएशन है। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को कभी लाइफ में एक बार देख रखा है तो आपको याद आएगा कि अच्छा इस तरीके से करते हैं क्या, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना। और अकाउंटिंग से ही करना होता है, तो इसमें हड़बड़ी नहीं करना होता, केवल प्रोसेस को बस स्लोली थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते जाओ और हर जगह पे कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, डेटा फिल्टर होता चला जाएगा और सारे डेटा को बस एक जगह पे कंसोलिडेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 90, 20 तक में और कोई डाउट? आज पढ़ाई हो रही है लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बस ये बता दीजिए कि 4 से 2 का वेव नंबर निकालेंगे कि नहीं? 20 का बता दे। 20 तो होमवर्क दिया नहीं था वैसे, बट फिर भी क्या बोल रहा है 20 में, क्या बता दे? सर 4 से 2 का वेव नंबर हमको लग रहा है नहीं निकालने पर दिया हुआ है। In the emission spectrum of hydrogen atom from energy level n equal to ground state in one or more step, no line belonging to bracket series is observed. ठीक है, so सबसे पहले होता है अपना लाइमन, बाल्मर, पाशन, फंड। उसके बाद ब्रैकेट में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 2 से 1, 3 से 1, बाल्मर सीरीज में 3 से 2 भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद 3 पे जाना है, फिर 4 पे भी जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब इसका मतलब वही ना कि कोई भी ब्रैकेट सीरीज का लाइन नहीं है। ब्रैकेट सीरीज बनाने का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग लाइमन सीरीज लेके चलते हैं तो n में कहीं से भी जाओ 1 पे आकर के रुकेंगे, फिर बाल्मर सीरीज जाएंगे कहीं से भी जाओ 2 पे आकर रुकेंगे, कहीं से भी जाओ 3 पे आकर रुकेंगे तो फंड सीरीज है। इसके बाद फंड बोल रहे हैं, लाइमन बाल्मर, उसके बाद पाशन सीरीज, फिर उसके बाद n में कहीं से भी जाओ 4 पे आकर के रुकेंगे। ये हो गया हम लोग का ब्रैकेट सीरीज, ये होता है ना ब्रैकेट। फिर फंड और हम्फ्री होता है। सो ये अपना ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्रांजिशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ब्रैकेट सीरीज का, मतलब 5 से भी आप नहीं जा सकते। अगर 5 पे भी चले गए तो 5 से 4 ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मतलब n कैन नॉट बी इक्वल टू 5 या n मस्ट बी लोअर देन 5 ऐसा बोल सकते हैं। सो n का वैल्यू 4 निकल के आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला है द वेव नंबर ऑफ द लाइंस बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज में बी। सो बाल्मर सीरीज में क्या क्या लाइन रहेगा? सो n इक्वल टू 4 से जब आप नीचे जा रहे हैं तो 4 से डायरेक्टली 2 पे चले गए तो भी बाल्मर सीरीज आएगा, या 4 से आप 3 पे जाओ और 3 से 2 पे जाओ तो 4 से 3 तो चलो अपना पाशन सीरीज हो गया, लेकिन 4 से जो हम लोगों का क्या बोलते हैं 3 से 2 जो हुआ, इसको हम लोग बाल्मर सीरीज बोल सकते हैं। अब इसमें बोला है द वेव नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज में बी। तो एक में हम लोगों का 1/λ इज इक्वल टू RZ² इनटू, और हाइड्रोजन दे रखा है तो हम इस वैल्यू को सीधा लिखते चले जा रहे हैं। वैसे फॉर्मूला RZ² 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। हमेशा n1 पे छोटा वैल्यू डालना होता है, मतलब 4 और 2 में जो छोटा वैल्यू है इसी को हमेशा n1 पे पुट करेंगे। तो अपने कैलकुलेशन में z वाला पार्ट हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम सीधा ऐसा लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड, मतलब हाइड्रोजन है 1 वैसे ही हो जाएगा, और बाकी बचे हुए पार्ट में 1/2² मतलब 1/4 कर लो, माइनस 1/4² मतलब 1/16 कर लो। तो यहाँ से 16 माइनस 4 मतलब 12/16 आएगा। 12/16 का मतलब कितना हो जाना चाहिए? और वेव नंबर ही बोला है, सो वेव नंबर इज इक्वल टू दिस, कितना हो जाएगा 12/16 मतलब 3/4। तो 3/4 आ जाएगा। नहीं, डेसिमल क्यों निकालेंगे, पागल है क्या? कि तो इतने बार सिखा दिया, ऑप्शन पे नजर रखा करो, गजब ना लायक लोगे बे तुम लोग। ऑप्शन पे नजर रखना है। अब उसमें भी जो इंसान स्मार्ट होगा वो ऑप्शन मार्क कर देगा चौथा, जो इंसान गधा होगा वो दोनों का आंसर निकालेगा। जब अपने 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 3/4 है, हम काहे कैलकुलेशन करने जाए दूसरा? मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता है। चलो फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 1/2² और यहाँ 3², इसका मतलब 1/4 माइनस 1/9 निकल के आ रहा। तो यहाँ से 5/36 भी आना चाहिए, 5/36 आर। ऐसा भी कुछ ऑप्शन है क्या? अरे 16 कहाँ से आ गया? तो 16 ही होगा। कुछ गलती की है क्या? सर 3/16 होगा ना? क्या है 3/16 होगा? 1/n1² पे आप 2 डाल रहे हैं, 1/n2² पे आप 3 डाल रहे हैं, तो 1/4 माइनस 1/9 हुआ ना।
तो 9 माइनस 4 बाई 9 इंटू 4, 5 बाई 36 होना चाहिए। सर उससे ऊपर वाला जो 1 सर 4 हाँ सर ऊपर वाला 3/16 होगा। ऊपर वाला 3 बाई 16 होगा। क्यों 3 बाई 16 होगा? मतलब आप 3/4 लिखे, आप वहाँ पे 3/16 होगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम उसमें वही 12 बाई 16 कर दिए, जबकि हम मल्टीप्लाई कर दिए ना उसमें। ठीक है, 3 बाई 16 होगा। ओह माय बैड। ठीक है, मतलब सर पर मेरा दिमाग हाँ बोलो। सर पर 5 से 4 भी जाता है तो उसको ब्रैकेट ही सीरीज में लेते हैं ना, तो 4 से 2 का ट्रांजिशन होना ही नहीं होना चाहिए। अरे क्या चाहिए तुमको जिंदगी में? तो 4 पे तो इलेक्ट्रॉन जाना है, 4 पे तो जाना ही नहीं होना चाहिए, तो हाँ ब्रैकेट तो सीरीज हो 4 जाएगा। पे नहीं जा रहा, तुम्हारे कपार पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, तुम्हारे कपार से नीचे जा रहा है। 4 पे नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है, बुझे? ब्रैकेट सीरीज तब बोलते हैं जब लाइन यहाँ करके गिरता है, खत्म होता है। ठीक, 5 से आए 4 पे, या फिर 6 से आए 4 पे, या फिर 7 से आए 4 पे, इसको ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। उसके नीचे वाला को थोड़ा ना ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। कहीं से भी आ जाए 2 पे, सॉरी उसको बाल्मर सीरीज बोल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा कैलकुलेशन पावर अब खत्म होता जा रहा है। वैसे आज हम सुबह 4:30 बजे से उठे हुए हैं। हमको आज लग रहा था कि क्लास ले नहीं पाएंगे, नहीं आज लेंगे। क्लास तो तुम लोग का लेंगे, तुम लोगों को तो इस बार नंबरवा नहीं लाया ना तुम लोग, तो बताएंगे तुम लोग को। और कोई डाउट है? 20 तक में तो पूछ लो। ऑल्दो हम 20 नंबर होमवर्क दिए नहीं थे, ये तो हम बोले थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कशन करेंगे। खैर आज टाइम नहीं मिल पाया, बट एनीवे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। 5 बाई 36 और 3 बाई, तो 5 बाई 36, खैर इसमें अब 2 जगह ऑप्शन है 5 बाई 36 का, तो अपने पास कोई चॉइस नहीं, फिर तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 20 तक में और कोई डाउट? 30 तक में कोई डाउट? सर 29। सर 26 26 और कुछ? 21 नहीं कौन सा? 20 क्या? 32 22 सर। अबे सनी तुमको धूप चाहिए क्या रात में? 21 या 22? सर 22 22. A photon having wavelength 6.2 nanometer, nanometer मतलब 10 to the power minus 9, ठीक है, was allowed to strike a metal plate having work function 50 electron volt, then calculate the wavelength associated with the emitted electron volt. बे ऐसा सवाल पूछेगा बे। वेवलेंथ मालूम है, वर्क फंक्शन मालूम है, कैलकुलेट द वेव से, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कभी जिंदगी में, फिर हम तो शायद पढ़ाए नहीं थे, बट 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रम। तो अपने पास जो लेमडा है वो 6.2 नैनोमीटर दे रखा है। इसको अगर आप एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो 62 एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 62 पुट कर दीजिए सीधा। जैसे ही 62 पुट करेंगे तो देख के लग रहा है 2 गुना है 200। तो अपना जो एनर्जी आएगा फोटोन का, दैट इज इक्वल टू 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दे रखा है 50 के बराबर। जो पूरा जान है एनर्जी का, वो पूरा का पूरा जान वर्क फंक्शन में निकलेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी में निकलेगा। बट सवाल में काइनेटिक एनर्जी की जगह वेवलेंथ पूछा है। काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट निकल के आएगा इत्थे 200 माइनस 50 मतलब 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वेवलेंथ पूछा है। सो वेवलेंथ पूछा है तो अपने क्या कर सकते हैं, तो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बोलता है, इसको याद रखना है, लेमडा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जब भी वेवलेंथ पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो याद रखना ही पड़ेगा अपने को। 1/√2m के ई वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी है, एम वाला पार्ट मास है। वैल्यू पुट करके एक बार ट्राई करके देखिएगा। मास का वैल्यू हम लोग किलोग्राम के टर्म में लेंगे, बस इसका ध्यान रखें। चलो कैलकुलेशन भी बता ही देते एक बार। 1/√2 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। बट 9.31 एकदम ध्यान रखना है अपने को। हम लोग अपने कैलकुलेशन में कभी भी भूल करके 9.31 नहीं लिखेंगे, सीधा 9 लिख करके काम चलाएंगे।
और इसका आंसर हमको देख करके लग रहा है कि ऑप्शन थर्ड ही होना, नहीं सॉरी ऑप्शन थर्ड नहीं होगा। 9 का वैल्यू फिर अंडर रूट और यहाँ 150 भी आ रखा है, लेकिन 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जबकि इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। तो 150 इंटू जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। सो अपने कैलकुलेशन में अंडर रूट हम बाद में लिख लेंगे। 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके ऊपर अंडर रूट लेना है। सो अपने कैलकुलेशन में बड़ा गंदा कैलकुलेशन है भाई। h अपॉन 6.626 इंटू 10⁻⁻34। चलो यही चीज आप लोगों को सिखाना चाह रहे थे हम कि इन सब कैलकुलेशन को करना कैसे है, क्योंकि आपको बोला भी था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सारा कैलकुलेशन इतना गंदा टाइप का रहेगा कि आपका मन नहीं करेगा कैलकुलेशन करने का, लेकिन आपके पास कोई चॉइस तो होता नहीं है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन और बेटर दिखाई दे। अब बस देखते जाना कि अप्रोक्सीमेशन ले क्या कह रहे हैं हम, क्योंकि मेरा जिंदगी तो हम आसान करके ही रखेंगे। सबसे पहला चीज h अपॉन रूट अंडर 2m के ई, यहाँ से 9 हटा लिया, यहाँ से पहले तो ये डेसिमल हटा लिया, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया अपने पास 16 का अंडर रूट बाहर 4 निकल के आ जाएगा, इसको हम साइड करते जा रहे हैं। ऊपर 6.626 है, इसको भी खैर हटा ही देंगे बट एनीवे 16 का अंडर रूट 4 बाहर निकल के आ गया, 9 का अंडर रूट 3 निकल के आ गया। और हम लोग को एक चीज मालूम है कि 9 का अंडर रूट ना होकर के उधर 9.3 था। 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। सो 30 को जब हम लोग 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 9.3 वाले साइड में, तो उसको भी कैलकुलेशन के लिए पुटअप कर सकते हैं। बट एनीवे अभी के लिए हम इसको 30 के ही फॉर्म में छोड़ देते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन डाल देंगे, रूट अंडर 30 रहने देते हैं, या चाहे तो इसको 5.5 है और 9.3 के अप्रोक्सीमेशन को अगर थोड़ा सा जज करें तो अप्रोक्सीमेटली 6 के अराउंड इसको पुट कर सकते हैं हम। कैसे किया इसको ऐसा समझ लो, 9.31 को हम लोगों ने हटा करके 9 मान लिया। सो अपने कैलकुलेशन में जो 0.31 का फैक्टर जो इधर से कम हुआ है उसको 2 इंटू 15 इंटू सम फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 30 इंटू समथिंग, कुछ तो फैक्टर होगा ही होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। मतलब हम लोग का जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। सो 15 इंटू 2 30, 5 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा आंसर निकाला जा सकता है। कैरी नहीं है बचा यहाँ पे -31, यहाँ -19, मतलब 50 का अंडर रूट निकालेंगे तो 25 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻25 आ रहा, ऊपर 10⁻⁻34 आ रहा। अपने कैलकुलेशन में 25 और 34 इसका मतलब -9 निकल के आने वाला है। बाकी 6.626 इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 1 टाइम्स, ऑल्दो 1 पॉइंट ज्यादा ही होगा, 1.2 कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं 1.2, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। चलते 12 दिख रहा है इधर नंबर, ऊपर 1.2 नीचे 12 मतलब 10। सो अपना आंसर 1 इंटू 10⁻⁻10 टाइप का कुछ दिख रहा है, अनलेस कि हम कुछ इसमें मिस्टेक कर दिए हो या कुछ किया हो कैलकुलेशन में। कहीं कुछ वैल्यू दिख रहा है क्या 1 इंटू 10⁻⁻10? पहला ही ऑप्शन आंसर दिख रहा है। देखो एक बार आंसर सही है क्या, एक बार आंसर मैच कर लो। ठीक है, कितने लोगों को ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन समझ में आया? चलो समझ में तो बहुत लोगों को आ गया होगा, जो लोग हमको जानते हैं मेरे से पढ़ रखे हैं उनको समझ में आ गया हो कि हम कुछ कुछ कर ही देते हैं कैलकुलेशन में। ये सीखने की कोशिश करना है, आपके नजर आप मतलब बहुत शार्पली इस चीज को ऑब्जर्व करना है। हम क्यों यहाँ पे अपने कैलकुलेशन में 6 और ऊपर में 6.6 है, आप लोग यही करेंगे कि इसको 1.1 रखेंगे। हम 1.1 नहीं रख रहे थे, हम अपनी जिंदगी आसान करने के लिए इसको पहले 1 रख रहे थे, बट हम जैसे ही नीचे नजर डाले तो हमको दिखा 12, तो इसलिए हम इसको 1.1 ना करके 2 कर दिया। क्यों किए? क्योंकि अपना आंसर 6 नहीं था, आंसर यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग होता। जो हम लोग यहाँ से अप्रोक्सीमेशन निकाले थे कि हम लोग का आंसर रूट अंडर 30 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग होगा, उसको आसान करने के लिए 6 किया था पहले। तो भी अगर 6 ना करके उसको 5.8 भी कर दें या 5.9 कर दें मान लो, तो फिर 5.9, अब यहाँ पे आंसर जो 1.1 निकल के आता 1.2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये सब अप्रोक्सीमेशन करते वक्त थोड़ा सा मार्जिन वाला पार्ट फटाफट समझना है अपने को, कि हम कौन सा वैल्यू एसोसिएट करें ताकि मेरा कैलकुलेशन बहुत आसानी से कटे। ये अच्छा चीज था। लाइक ऊपर हम 1.1 या 1 ना लेके, लाइक आप सोचो कि हम उसको इंटीजर ना लेकर के हम उसको डेसिमल में बोल रहे हैं। नॉर्मली अपना दिमाग ऐसा वर्क करेगा कि 1 ले लो इंटीजर, जिंदगी आसान होगा, लेकिन हम 1 नहीं लेके 1.2 ले रहे हैं ताकि जिंदगी और ज्यादा आसान हो। 1 में भी जिंदगी आसान होता
बट 1.2 में जिंदगी ज्यादा आसान हो गया मेरा। ये डायनेमिक होकर के आपको कैलकुलेशन करना है। सो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको लग रहा हो इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5-6 मिनट 10 मिनट उसी में निकालेंगे। नहीं निकालना है, 30-35 सेकेंड इज मोर देन अनफ। वो तो हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए ऐसा है, नहीं तो हम वैल्यू लिखते लिखते इस चीज को 30 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 30 सेकंड से ज्यादा हम इस कैलकुलेशन में टाइम नहीं देंगे, क्योंकि वर्थ भी नहीं है 30 सेकंड से ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम देना। सो जिनको ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आया वो मेरे से किसी दिन और भी कुछ न्यूमेरिकल सीख लेना। अगर हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे अभी, तो मेरे से सीख लेना न्यूमेरिकल कि सर न्यूमेरिकल बताइए इसमें कैलकुलेशन कैसे करता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे अभी हो गया, आयनिक हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्दो न्यूमेरिकल भारी नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इक्विलिब्रियम में उतना नहीं है, गैस स्टेट में हुआ करता था, बट गैस स्टेट सिलेबस से हट गया है तो इसलिए काम खत्म हो गया है। सो हर जगह पे लाइक किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर सकते हैं वो तो मस्ट है जानना, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 30 तक में और कोई डाउट? कोई 21 भी बोला था शायद। सर 29। 29 according to Bohr's model, which of the following is incorrect? Potential energy of electron is directly proportional to z square by n square. So मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू p/2 निकल के आया था, और टोटल एनर्जी वाला पार्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ही। तो मेरे हिसाब से पहला ही करेक्ट दिख रहा है वैसे तो। सर थर्ड भी तो सही है। क्या थर्ड भी तो सही है। थर्ड भी देख लेते हैं। The product of velocity of electron and principal quantum number n is directly proportional to z square। वेलोसिटी हो गया अपना z by n के बराबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यहाँ से तो z आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर by n स्क्वायर। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड लास्ट क्लास में निकाला था 2πr/v के बराबर। और r का वैल्यू कुछ कांस्टेंट चलेगा, वेलोसिटी का वैल्यू भी कुछ कांस्टेंट चलेगा। उसको कांस्टेंट को सबको हटा लेते हैं। r का वैल्यू हो गया n स्क्वायर बाई z, z को ऊपर लेके चले जाते हैं, और वेलोसिटी में कांस्टेंट हटाने के बाद z स्क्वायर सॉरी z बाई n, तो ऊपर z स्क्वायर होगा, नीचे n क्यूब हो जाएगा। z स्क्वायर बाई n क्यूब ठीक ही दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन सॉरी थर्ड ऑप्शन भी ठीक दिख रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, हाँ ठीक है। आंसर नहीं दिया क्या ये? नो सर। होना चाहिए, ठीक है, सही है, ठीक है। कहीं कहीं पे आंसर थोड़ा बहुत एरर है इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 से पहले कोई डाउट है? 30 से पहले 26 स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज, क्या है डाउट है इसमें? लास्ट क्लास में ही बताया था स्पिन एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर s इंटू s+1 h/2π, ये नहीं बताया था? अच्छा ठीक है सर। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में बता दिए थे कि कभी भी अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो रूट अंडर s इंटू s+1, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो रूट अंडर l इंटू l+1 h/2π। 30 तक में और कोई डाउट? सर माइनस हाफ हुआ इसका वैल्यू तब, तो माइनस हाफ ले लो, तो नेगेटिव आ जाएगा ना रूट के अंदर। सही में? हाँ बात तो सही है। माइनस हाफ तो डायरेक्शन होता है ना। तुम बोल करके यार गड़बड़ कर दिया, पूछते ना भी उससे। स्पिन का जो वैल्यू है हम लोग उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे डाल दिया करेंगे, केवल s वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज है। और टोटल स्पिन में भी हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो बस मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहे होते हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज का। मोमेंटम की बात करें हम लोग, उस नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 तक में और कोई डाउट? सर 28 में आंसर मेरा 4 नंबर आया है, लेकिन 10 का पावर 14 आ रहा है। तभी नहीं बताया, इसको कल के लिए छोड़ दो। नहीं मेरे वैसे होमवर्क दिया भी नहीं था, इसको कल के लिए डिस्कशन में डाल ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक में और कोई डाउट? मतलब ठीक है, कल भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो जाएगा, ऐसा मतलब गंदा टाइप का कैलकुलेशन, तो सीखने वाले लोगों के लिए कुछ नया चीज भी रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक में और कोई डाउट? 40 तक में कोई डाउट? सर 31 ये दिया था होमवर्क? नहीं दिया था?
नहीं था। अभी नहीं दिया होमवर्क, इसको रहने दो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वैसे भारी नहीं है कुछ भी। बेरिलियम में 3+ है, तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लास्ट क्लास में बता दिया था, H इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू H/√2m/QV। तो यहाँ चार्ज 3 है और अपना मास वाला पार्ट AMU के टर्म में छोड़ देना। प्रोटॉन वाले पार्ट में H+ है, मास 1 AMU के बराबर हो जाएगा, चार्ज +1 के बराबर है। बस पोटेंशियल सब में सेम ही दे रखा है, तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। चलो 2 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बेरिलियम का मास 4 AMU हो जाएगा, वोल्टेज सेम है, कैंसिल आउट होना है, H भी कैंसिल आउट होना है। चार्ज एक जगह पे 3 के बराबर है और दूसरी जगह पे चार्ज हम लोगों का 1 के बराबर दे रखा। इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना। सर तो कोई ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाँ सही बात बोल रहे यार। क्या तकलीफ है इसमें? लेमडा इज इक्वल टू, सर 1:1 है क्या आंसर? देख लेते हैं। नहीं, फोर्थ ऑप्शन ही आंसर। रुक जा, देख लेते हैं भाई। 2mQV, m हो जाएगा 4 AMU के बराबर, ठीक है, इंटू Q वाला पार्ट 3+ है, तो 3 के बराबर अभी के लिए चार्ज पुट कर देते हैं, और V वाला पार्ट सेम है, ये बेरिलियम 3+ हो गया। और दूसरे वाले केस में लेमडा इज इक्वल टू H/√2 इंटू 1 AMU, प्रोटॉन ही दे रखा है इसमें, प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, सो 1 AMU इंटू Q हो जाएगा अपने पास +1 चार्ज, मतलब 1 के बराबर, और V। तो जब रेशियो निकालेंगे तो H कैंसिल आउट होना है, √2 कैंसिल आउट होना है, AMU कैंसिल आउट होना है, और यहाँ से V कैंसिल आउट होना है। तो अपने कैलकुलेशन में अपना वैल्यू आना चाहिए 1/√12 आ रहा है, 12 मतलब 2√3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ शायद पता नहीं, मतलब मे बी यहाँ प्रिंटिंग एरर होना चाहिए, 2√3 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। 1/2√3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और कुछ इसमें दिख नहीं रहा, बेरिलियम का मास तो सेम ही है, अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है तो फिर चार्ज ही चेंज हो जाता है। 3√3 का क्या मतलब है? 3√3 मतलब 9 इंटू 3, 9 कहाँ से आ जाएगा? चार्ज तो 3 आ रहा है, 9 कहीं से नहीं आएगा, गलत है। 2√3 होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद, सॉरी 31 के बाद, बताओ भाई 31 के बाद 40 तक में और कोई डाउट? 41 है। 41 सीधा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n+m वैल्यू इज इक्वल टू 41। अरे किसका डाउट है 41 भाई? इस तरह फला का डाउट है क्या? नहीं सर, हमको पूछ लिए थे। अच्छा, मेरा है सर। 41 l+m का वैल्यू इक्वल टू 0 n 26। पहला चीज, फिर से वही काउंटिंग वाला चीज है। आयरन वाले पार्ट में 26 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 वाले पार्ट में l का वैल्यू कितना होगा? तो चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में चलते हैं, l और m के। l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0, तो l+m तो 0 आएगा ही आएगा, मतलब जहां जहां s है वहां तो 0 आएगा, और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो लिखना शुरू करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 को छोड़ देते हैं अभी के लिए, फिर उसका 3s2, फिर 3p6 को छोड़ देते हैं, 4s2। इन सब में तो l का वैल्यू m का वैल्यू दोनों 0 है, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से आ जाने वाला है। तो एक तो ये हो गया। फिर चलते हैं l इक्वल टू 1 में। अगर 1 में जाएंगे तो m का वैल्यू 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और -1 भी हो सकता है। सो l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू -1 होगा, तभी ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। मतलब p ऑर्बिटल में कोई एक डब्बा ऐसा होगा जहाँ पे -1 होगा वैल्यू m का, और वही l+m का वैल्यू 0 के बराबर बना देगा। मतलब अपने क्या बोलते हैं, 2p6 में कोई एक डब्बा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। सिमिलरली 2p6 के साथ साथ हम लोग 3p6 ले सकते हैं, 4 तो हो नहीं रहा, तो ये दोनों में से एक एक डब्बा, मतलब 2 डब्बा आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग l इक्वल टू 2 में, जहाँ पे m का वैल्यू -2 होगा
तभी जाके कॉम्बिनेशन सेट हो पाएगा। ऐसा एक ही डब्बे में होगा और हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, मे बी बोला है। सो प्रॉब्लम इसकी अपने पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 ऑर्बिटल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन 3d6 चार्ज वार्ज तो नहीं है कुछ, 26 न्यूट्रल दिया है। सो 3d6, अब इसमें -2 ऐसा कोई फिक्स नहीं कि पहले वाले का ही होता है। -2 सबसे लास्ट वाले का भी हो सकता है, पहले वाले का भी हो सकता है। कन्वेंशन वाइज ऐसा माइनस अगर इसको लेते तो यहाँ +2 होना चाहिए, अगर इसको हम लोग प्लस ले लेते हैं तो यहाँ -2 होना चाहिए। तो अपना आंसर 1 के हिसाब से भी हो सकता है और 2 के हिसाब से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए मे बी इसमें ऐड किया गया है। सो 8 4 12 और 12 के बाद 14 तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है। अगर 14 ऑप्शन नहीं दिया इसका मतलब 13 ही ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 12 तो आंसर होने वाला नहीं है। मतलब इसमें 1 वाले पार्ट को लिया है, लेफ्ट साइड में +2 को डाल दिया गया। लेफ्ट साइड में अगर +2 है तो राइट साइड में -2 आ जाएगा, इसलिए उसमें मे बी है। अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, मतलब 13 भी होगा और 14 भी होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, लाइक ये आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से भर सकते हैं। जिन लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है उनके लिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भरने का कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम लोग का हैंडराइटिंग चलता है इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। बट अपनी मर्जी, जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस चाहे उस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉन का स्पिन सिमिलर होना चाहिए। अगला जो पेयरिंग है वो भी जहां चाहे वहां भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी तो यहाँ भर लो, अपनी मर्जी तो यहाँ भर लो। बेसिकली आप ये समझो ना, सिंपल सा चीज है। अपने पास 3 डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन सिमेट्रिकल है, 5 ऑर्बिटल है। अब 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी तो जा सकता है, उसमें लेफ्ट राइट का क्या मतलब है? तो इसीलिए ये भी नहीं है कि +2 और -2 लाइक लेफ्ट और राइट ही रहेगा, वो भी कोई कन्वेंशन नहीं है। अपनी मर्जी है, जिसको +2 देना दे दो, बीच वाले को +2 देना दे दो। लेकिन नॉर्मली ये कन्वेंशन कर लिया गया है कि बीच वाले को 0 दे दो और इसमें z डायरेक्शन रखो, तो dz² बीच वाले को दिया जाता है। लेफ्ट राइट में +-1 जाएगा, +-2 जाएगा। माइनस से भी शुरू कर सकते हैं, प्लस से भी शुरू कर सकते हैं। अगर लेफ्ट में प्लस होगा तो राइट साइड वाले पार्ट में फिर माइनस कर देंगे, -+1, और लेफ्ट में +2 है तो -+2 डाला जा सकता है। अब इसके हिसाब से आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, बस ये सोच लो। तो जितना लोअर वैल्यू है उतना ही z डायरेक्शन होगा। तो अपने पास यहाँ पे dxz एक ऑप्शन हो सकता है या dyz एक ऑप्शन हो सकता है। अगर +1 पे dxz होगा तो फिर -1 पे dyz डालना पड़ेगा, और +1 पे अगर dyz है तो फिर -1 पे dxz डालना पड़ेगा। +2 -2 में हम लोग z से बिल्कुल दूर वाले ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, सो dxy या फिर dx² ले सकते हैं। अगर -2 पे आप dxy डाल रहे हैं तो फिर +2 पे आपको dx²y² डालना पड़ेगा, dx²-y² ऐसा बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको माइनस बोला करते हैं, dx² -y² नहीं है, dx²-y² है, बट ठीक है, dx²-y² बोलो, माइनस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए 13 भी इलेक्ट्रॉन आंसर है, 14 भी हो सकता है। 41 के अलावा और कोई डाउट? 40 तक में सर 42। First excitation potential of a hydrogen-like sample is 15 volt. If all the atoms of the sample are in the second excited state, then find the kinetic energy in electron volt of the electron ejected if a photon of energy 65/9 electron volt is supplied to the sample. बे क्या दिक्कत है? First excitation potential of a hydrogen-like sample is 15 volt. First excitation potential का मतलब n = 1 से हम लोग n = 2 में जाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं that is equal to 15 volt। और बोला है if all the atoms of the sample are in the second excited state। second excited state का मतलब n = 3 में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग। और फिर हम लोग find the kinetic energy in the electron volt of the electron ejected if a photon of energy इतना is supplied to this sample। तो पहला चीज, अगर मान लो कि हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हैं, अपने को नहीं मालूम कि कौन सा एटम दे रखा, लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करते हैं तो अपने पास जो एनर्जी गैप है डेल्टा E -13.6 into z² 1/1² - 1/2² मतलब 1/4 डाल सकते हैं। तो ये हम लोग का वैल्यू है 15 के बराबर। तो अपने कैलकुलेशन में हम लोगों को नहीं पता कि
क्या बोलते हैं z कितना है या z स्क्वायर कितना है। तो अभी हम कैलकुलेशन में जा भी नहीं रहे, हम सीधा ऐसा कर रहे हैं कि हम सीधा 3 से इन्फिनिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं कि 3 से इन्फिनिटी जाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो उसमें कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो जो एनर्जी लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 माइनस 1 इन्फिनिटी तो जीरो ही हो जाना है, तो ये किसी काम का नहीं है। तो अपने कैलकुलेशन में इसको आगे लिख लेते हैं x के बराबर और रेशियो ले लो। जब रेशियो लेंगे तो 13.6 जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने कैलकुलेशन में 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कैलकुलेशन ऊपर वाले साइड में 3/4 है और नीचे वाले साइड में 1/9 आ रहा है। अच्छा जी, सो 3/4 और 1/9, 9 ऊपर चला जाएगा मतलब 27/4 इज इक्वल टू 15/x निकल के आ रहा। यहाँ से अगर हम लोग x कैलकुलेट करेंगे सो 9/5, सो अपने कैलकुलेशन में x इज इक्वल टू 20/9 टाइप का आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी हम लोग देंगे तो इलेक्ट्रॉन 3 से उठ करके इन्फिनिटी में चला जाएगा। बट सवाल में बोला है हम लोग 65/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे सब काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, ऑल्दो आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज ना करके हम लोग बाइंडिंग एनर्जी वर्ड यूज करेंगे। जब n इक्वल टू 1 से मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। जब किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सो टोटल एनर्जी 65/9 will be converted into binding energy plus kinetic energy। यहाँ से अगर kinetic energy कैलकुलेट कर रहे हैं तो 65/9 में 20/9 मतलब 45/9, 45/9 का मतलब हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का झटका मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के सेंस में। कहीं है ऐसा ऑप्शन? सॉरी यस सर, चौथा। कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी, पहला ऑप्शन 5। हाँ, हम दूसरा क्वेश्चन ऊपर छुप गया था हम लोग यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। हमको लगा 45 वाला क्वेश्चन में सब 50 कुछ आ रहा है। देख लो एक बार आंसर देख लो, ठीक ही है क्या? सही है सर। हम बनाया हुआ तो सही है। नहीं सर, आंसर चेक किया। चलो और कोई डाउट है तो बताओ किसी को। 45 आसान क्वेश्चन हो तो आज नहीं बताएंगे। फोटोन हैविंग वेवलेंथ इतना डायरेक्ट बे घटिया सवाल है, नहीं बताएंगे आज। कैलकुलेशन है केवल, नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। 50 तक में और कोई डाउट? 48 बड़ा सवाल है, नहीं बताएंगे। सवाल भारी नहीं है, कुछ इस तरह का सवाल रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे शुरुआत में। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन रेस्टोरेंट टू कीप द फूड वार्म। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इंफ्रारेड लाइट के थ्रू। देखा है कभी समोसा वाले दुकान पे वो येलो कलर का लाइट जला रखा होता है, उसको ज्यादा फिजिक्स पता है, ज्यादा केमिस्ट्री पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। द इंफ्रारेड रेडिएशन इज स्ट्रांगली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर, ठीक है, रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू and that of the food, ठीक है। If the wavelength of infrared radiation is assumed to be 1500 nanometer, then the number of photon per second of infrared radiation produced by an infrared lamp that consumes energy at the rate of 100 watt and is 12% efficient, only इतना into इतना बोला इसमें second, then the number of photons per second of infrared, ठीक है, and is 12%, to find the value of y। हमें हिंट दे रहा है, हम क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। खाना गर्म करने के लिए रेस्टोरेंट में इंफ्रारेड बल्ब यूज किया जाता है, उस स्टेटमेंट को भूल ही जाओ, वो स्टेटमेंट किसी काम पे नहीं, काट दो इसको। दूसरा, द इंफ्रारेड रेडिएशन इज स्ट्रांगली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर रेजिंग इट, ये भी काट दो। If the wavelength of infrared radiation is assumed to be इतना, wavelength पता चल गया अपने को 1500 नैनोमीटर, then the number of photon per second of infrared radiation produced by an infrared lamp that consumes energy at the rate of 100 watt। हम लोग एनर्जी दे रहे हैं 100 वाट का, लेकिन हम लोग दे रहे हैं 12% इफिशियंसी पे। अगर 12% इफिशिएंट है इसका मतलब 100 की जगह पे आपको केवल 12 वाट का एनर्जी मिल रहा। तो 12 वाट का एनर्जी को आप कन्वर्ट करो क्या बोलते हैं जूल के टर्म में। वेवलेंथ पता है, एक फोटोन का वेवलेंथ अपने को मालूम पड़ जाएगा लेमडा, सॉरी ये एनर्जी इज इक्वल टू SC बाय लेमडा। एक फोटोन का एनर्जी मान लेते हैं x के बराबर है और यहाँ पे मान लेते हैं y के बराबर एनर्जी आया।
तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा, बस ये पूछा है। y बाई एक्स अपना आंसर हो जाना चाहिए। ये y बाई एक्स इज इक्वल टू लाइक जो भी वैल्यू यहाँ से एसोसिएट करो वहां से y का वैल्यू, ये y अलग है, इसको चलो इसको a कर देते हैं, एनर्जी E कर लेते हैं E। सो टोटल एनर्जी E है, एक फोटोन का एनर्जी मालूम पड़ गया x है, तो E बाई एक्स, दिस E बाई एक्स विल बी इक्वल टू y इंटू 10 टू द पावर 19। तो सवाल केवल इतना ही दूर का, वो ऊपर का इंफॉर्मेशन बस समोसा की दुकान के लिए। खोलना होगा समोसा का दुकान तो ध्यान रखना इंफ्रारेड लाइट लगा सकते हैं, उससे खाना ज्यादा गर्म रहेगा, लेकिन उससे ये तो लिखा ही नहीं कहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाएंगे, तो उससे नुकसान भी होगा। खाना गर्म मिलना चाहिए, अंदर कुछ रहे ना रहे। क्वेश्चन नंबर 45 48 के अलावा और कोई डाउट? जल्दी बोलो, 48 के अलावा और कोई डाउट? इसमें दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन। बाइंडिंग एनर्जी मतलब हाई यार शिट, बाइंडिंग एनर्जी मतलब एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो कितना एनर्जी, एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितना एनर्जी लगेगा। जल्दी बोलो, और कोई डाउट है? सर स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी मतलब जिसमें किताब कॉपी पेंसिल मिलता है, दुकान है तो उसको कैसे में कैसे यूज करें? दुकान है, फिक्स जगह पे है, तो जो जो दुकान फिक्स जगह पे है तो फिक्स्ड, वैसे ही ऑर्बिटल आ गया, इसलिए स्टेशनरी ऑर्बिटल बोलते होंगे सर, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते होंगे। अरे बोर्स मॉडल जब आप पढ़ते हैं तो सबसे शुरुआती यहीं से होता है यार। एन को हम लोग ऑर्बिट नंबर या एनर्जी, और ये बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट ही है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, दोस फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी स्टेट्स। तो पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है ये, पढ़ा करो स्टेटमेंट है तो दुकान बिठा देंगे स्टेशनरी का तुमको। और डाउट? हमको पढ़ाने में मजा वैसे बहुत आ रहा है, नींद में है लेकिन वो मजा बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों। शाम से नींद आ रहा है, शाम से बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बेसिकली इसके अलावा रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस है वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल जाएगा। एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन हो गया। क्वेश्चन तुमको नहीं बताएंगे, तुम पगला जैसा रोज रोज डाउट पूछ देता है। अरे तो पढ़ाएंगे ना बे, बोले तो ये ग्राफ वाली चीज पढ़ाएंगे आपको, काहे परेशान हो रहे हैं? मेंस में कब से पूछने लगे है ये एनर्जी डायग्राम? ये तो एडवांस का टॉपिक हुआ करता था। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है ऐसे भी। मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन में एनर्जी का इक्वेशन, देखो भारी चीज नहीं है, सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। रेडियल वाला पार्ट क्या डी है क्या आंसर? हम ऐसे याद नहीं रखते हैं, हम इसको याद रखने का आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका बताएंगे। मतलब हम इसको इस तरीके से याद रखते ही नहीं है, हम कुछ और चीज समझाने के लिए बेसिकली सीखे हैं इस चीज को। ये समझाने के लिए, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन आप समझा नहीं सकते, दो चीजों का रट लो, ऐसा ग्राफ होता है ऐसा ग्राफ होता है। हम बोल रहे हैं ऐसा ग्राफ का नेचर आ क्यों रहा है, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बोला जा सकता है कि ऑर्बिटल ऐसा है, दिस है दैट, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये क्या है? ये चीजें समझाना बहुत इजी है मेरे हिसाब से। हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेकर के समझाएंगे, तो आपको ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मतलब ठीक है, ग्राफ का पैटर्न याद रख लेना, दो तीन बस चीज ध्यान रखना होगा, नोड जो होता है उसको ध्यान रखना होगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पढ़ा देंगे, अब ये टॉपिक तो वैसे ही बोला हुआ श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ाना अपने को। और कोई डाउट? चलो ठीक है, आज के लिए कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल मुलाकात करते हैं वापस से। पीरियड टेबल कंप्लीट कर लीजिए, नहीं कंप्लीट करिएगा तो बहुत मार मारेंगे। अभी संडे को टेस्ट लगा देंगे आप लोगों का किसी दिन शाम में, चैप्टर वाइज टेस्ट। पीरियड टेबल कंप्लीट करके रखो सब लोग, जो
असाइनमेंट मिल रखा है, वो चैप्टर आपको खुद से कंप्लीट करना है। इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग भी खुद से कंप्लीट करना चाहिए, बट एनीवे केमिकल बॉन्डिंग में कुछ पार्ट डिस्कशन में जो उसको कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी इसके बाद हाइड्रेशन इफेक्ट, सॉल्यूशन इफेक्ट, वो सब हल्का हल्का छोटा छोटा टॉपिक है, उन सबको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे आपका। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग भी वैसे आपको खुद ही कंप्लीट करना चाहिए। आपके बैच में एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को आता होगा। कोई एक पार्टिकुलर कंसेप्ट अगर उसमें नहीं आता होगा तो बता देना, लाइक हम उसमें आपको लिस्ट दे देंगे कि इसमें से कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ाना है। बहुत हल्का सब टॉपिक पूछेगा तो बहुत मार मारेंगे, कुछ ऐसा सब टॉपिक है जो हम खुद से डिस्कशन कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक आपको खुद से करना चाहिए। उसके बाद फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हम करा देंगे ढंग से, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, थर्मोडायनामिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। सब आसान चैप्टर है, ये सब आसानी से हो जाएगा। लोगों ने इसको भारी बना रखा है नहीं उतना भारी। आपको बस कुछ क्वेश्चंस के सही पैटर्न्स फॉलो करने हैं। सबसे भारी केमिकल इक्विलिब्रियम लगता है, लोग उसको थोड़ा आसान बोलते हैं, बट उसके क्वेश्चंस का लैंग्वेज आर टफ, एक्चुअल में टफ है। अगर एडवांस का मेंस के लिए इजी है, बट एडवांस के लिए टफ है। आयनिक इक्विलिब्रियम मेंस के लिए बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्वेश्चन होता है। थर्मोडायनामिक्स भी मेंस के लेवल पे बहुत इजी है, केवल उसमें इंफॉर्मेशंस का सही स्ट्रक्चर होना जरूरी है। फिर उसके बाद काइनेटिक, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के करके डील करते चले जाएंगे। और नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाएंगे। नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, असाइनमेंट में आपको भिजवा देंगे हम। नोमेनक्लेचर का भी असाइनमेंट खुद से सॉल्व करके कंप्लीट करिए। अभी पहले पिरूवेट सॉल्व करो और केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय।